हाय दोस्तों, मैं कृष्णराज चौरसिया आपके सामने एक बार फिर मैं स्पेशल एजुकेशन का एमसीक्यूज के जगह पे वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और आपके लिए कम समय लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे कि DSSB दिल्ली परीक्षा स्पेशल एजुकेशन यानी TGT, PGT, PRT के लेवल का जो लर्निंग डिसेबल्ड क्वेश्चन है उसे हम लाए हैं। आपके लिए बेहतरीन साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न के बाद उसका उत्तर दिया गया है, जो उसका उत्तर है ठीक उसके बाद ही दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 1 है, डिसलेक्सिया से प्रभावित छात्र मुख्यतः किस प्रकार की कठिनाई का अनुभव करते हैं? यानी दोस्तों, पठन और वर्तनी में कठिनाई का वो अनुभव करते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो डिसलेक्सिया से जो प्रभावित बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ने लिखने में लिखना तो अलग चीज होता है, लेकिन पढ़ने में उन्हें कठिनाई होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि मुझसे बोलने में यदि कोई त्रुटि हो तो आप इसे रीड करते रहिए और आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। इसमें क्या है, अस्पष्ट व लेखबद्ध यानी लेखन से संबंधी बात पूछ रहा है। अभिव्यक्ति में कठिनाई और किस अधिगम अक्षमता से प्रभावित है, यानी डिस्ग्राफिया से प्रभावित था। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 3 आपके सामने। गणितीय संक्रियाओं को समझने में कठिनाई को क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया कहते हैं दोस्तों। जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं उन्हें समझने में डिस्कैलकुलिया का वो ऐसा लक्षण मतलब इस लक्षण को दिखाया जाता है। इसमें क्या है, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग की कमजोरी किस अधिगम क्षमता का संकेत है? ये भी डिसलेक्सिया है दोस्तों, क्योंकि फोनोलॉजिकल जो प्रोसेसिंग होता है उसमें डिसलेक्सिया ही होता है, ऐसा मतलब 99% मिला है कि जब फोनेटिकल प्रॉब्लम होती है उसमें डिसलेक्सिया होता है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि RTI रेस्पॉन्स टू इंटरवेंशन का उद्देश्य क्या है? मतलब इसका उद्देश्य क्या है हमें वो बताना है। प्राथमिक स्तर पर अधिगम अक्षमता की पहचान और हस्तक्षेप, यह इसका उद्देश्य होता है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 6, यानी IEP यानी इसका फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम में प्रयुक्त स्मार्ट उद्देश्यों का अर्थ क्या है? मतलब जो स्मार्ट लिखा है इसका तो आपको अर्थ बताना है। तो इसमें स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रिलेवेंट, टाइम बाउंड, ये इसका आंसर होता है। यानी हमें जब ऐसा प्रश्न पूछेगा तो हमें उसका फुल फॉर्म ही बताना होगा। चलिए हम प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। कहा कि मल्टी सेंसरी अप्रोच, यानी दोस्तों मल्टी सेंसरी अप्रोच की बात हो रही है, सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? यह डिसलेक्सिया के उपचार में हम मल्टी सेंसरी अप्रोच का अधिक उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या हम देखेंगे 8, यानी LD यानी लर्निंग डिसेबल्ड वाले बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति उपयुक्त मानी जाती है? टास्क एनालिसिस, यानी हम जब LD यानी लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए जब हम शैक्षिक रणनीति बनाते हैं उसमें हम टास्क एनालिसिस के माध्यम से ऐसे
बच्चों को हम अच्छे से शिक्षण और करा सकते हैं। चलिए हम प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 में दिया है लर्निंग डिसेबल्ड मुख्यतः किस प्रकार की होती हैं। यानी करें लर्निंग डिसेबल्ड जो होता है ना वो तंत्रिका विकास संबंधी होता है। यानी दोस्तों जब हम किसी ELD बच्चे को या लर्निंग डिसेबल या अधिगम क्षमता वाले बच्चों को हम देखते हैं उसमें तंत्रिका विकार होता है। ठीक है, और आगे प्रश्न संख्या 10 दिया है करेगा फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य ELD विद्यार्थियों में क्या है। जिससे कि एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जब हम आकलन करते हैं वहाँ का लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए उन बच्चों में क्या उद्देश्य होता है, मतलब निरंतरता का हमारा उद्देश्य क्या होता है, बच्चे में निरंतरता हो, निगरानी हो और सुधार हो। हम इस उद्देश्य से हम उस बच्चे में फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम देर न करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। ये कह रहा है कि निम्नहंस यानी दोस्तों निम्नहंस भारत में किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यानी हमें इस चीज को बताना है निम्नहंस जो है भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर का मूल्यांकन करता है। क्या करता है, न्यूरो डिसऑर्डर का मूल्यांकन करता है। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ठीक, इस आपके प्रश्न संख्या 11 का उत्तर था। 12वां को अधिगम अक्षमता से ग्रसित छात्रों के लिए कौन सी मूल्यांकन प्रणाली उचित है। यानी वैकल्पिक मूल्यांकन यह सबसे उचित माना जाता है। अल्टरनेटिव असेसमेंट यानी अल्टरनेटिव असेसमेंट के माध्यम से हम इन बच्चों को अच्छे से शिक्षण प्रक्रिया में हम सुलभता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सेल्फ इंस्ट्रक्शन टेक्निक, ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन टेक्निक क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, उससे स्वतंत्र कार्य निष्पादन, इसका उत्तर क्या होगा, स्वतंत्र कार्य निष्पादन। तो प्रश्न संख्या 14 यानी ELD यानी लर्निंग डिसेबल्ड यानी अधिगम अक्षमता छात्रों के लिए प्रासंगिक अधिगम कौन सा है। जो प्रासंगिक अधिगम है वह अधिगम है वो RPWD एक्ट 2016 है, राइट पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। यानी अब प्रश्न संख्या हम कहेंगे 15 ELD बच्चों के लिए यूनिवर्सल डिजीज ऑफ लर्निंग UDL का लाभ क्या है। विविध शिक्षण शैलियों की पूर्ति, हम इन UDL के माध्यम से विविध शिक्षण शैलियों को पूरा कर पाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 16 में करेगा लर्निंग डिसेबल्ड की निष्पादन प्रक्रिया में सबसे पहला चरण क्या होता है, स्क्रीनिंग होता है। देखो स्क्रीनिंग के माध्यम से ही हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 17 लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए कौन सा दृष्टिकोण प्रभावी होता है। यह रेमेडियल होता है, एक रेमेडियल होता है, एक रूट लर्निंग होता है। तो इसमें रेमेडियल इम्पोर्टेंट होता है। कौन सी विधि ELD यानी लर्निंग डिसेबल्ड छात्रों में मोटर स्किल सुधारने हेतु उपयुक्त होता है। ये होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। यानी हम जब थेरेपी में जाते हैं हमने सुना होगा OT है PT है, यानी यहाँ पे हमें OT की बात की जा रही है।
तो ओटी जो होता है लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए कराया जाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। चलिए हम देर न करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है। सीबीएसई द्वारा ईएलडी विद्यार्थियों को किस प्रकार की छूट दी जाती है? यह छूट जो सीबीएसई बोर्ड होता है, जब लर्निंग अधिगम क्षमता यानी लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें किन विषयों पर छूट देती है, वह वैकल्पिक प्रश्न देता है, अतिरिक्त समय देता है, स्पेशल एजुकेटर भी देता है। अब चलिए हम प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 में क्या रहा कि एलडी यानी लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा में सबसे उपयुक्त पठन रणनीति कौन सा है? तो वो है फोनिक्स बेस्ड इंस्ट्रक्शन। जो हम फोनिक्स बेस्ड इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हैं तो हम लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों को अधिक सरलता से शिक्षण प्रक्रिया को अपना पाते हैं। तो आई होप कि आपके सामने ये बेस क्वेश्चन था। बेस क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा दोस्तों। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को बात शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपके सामने ये वीडियो आपके लिए शुभ कंटेंट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो। जय हिंद, जय भारत।